ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 10th फिजिक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं सम अनदर फार्मूलाज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ और फार्मूले भी पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से कहाँ जा रही है डियर, दूसरे मीडियम में। सपोज करिए ये एक कांच का टुकड़ा है, कांच का स्लैब है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। अब मैं एयर और ग्लास ना लिख करके जर्नली एक वर्ड लिख देता हूं, दैट इज मीडियम 1 एंड दैट इज मीडियम 2। ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, दो अलग अलग मीडियम है। इन दोनों के नाम कॉमन नाम रख दिए 1 एंड 2। और लाइट रे जो है पहले मीडियम से कहा जा रही है डियर, सेकेंड मीडियम में जा रही है। तो वो अपने पाथ से क्या होगी है डियर, डेविएट हो गई है। वैसे एक्चुअली इसने कैसे जाना था, इसने इस तरीके से आगे की ओर प्रोपिगेट होना था, है कि नहीं। जिस रास्ते से आ रही थी, जिस पाथ पे चल रही थी, उसी पाथ पे जाना था। लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में आई तो ये अपने पाथ से इतना जो है डेविएट हो गई है, कहां की ओर, नॉर्मल की ओर। ठीक है, तो ये किसके कारण से हुई है, मीडियम चेंज होने के कारण। समझ में आई बात इतनी। तो अब हमने क्या किया, ये पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर लाइट रे क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक क्या ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल क्या होता है डियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, क्या हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, यही कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम का, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो आपको दिख रही है रिफ्रैक्ट, ये है इंसिडेंट रे, और जब पाथ चेंज हो गया तो नाम पड़ गया रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम है। ठीक है, और इससे पहले कहां ट्रेवल करके आई थी, फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करके आई थी। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या डियर, फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, n to 1। ठीक है, n to 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब होता क्या है, देखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लाइट रे अपने पाथ से क्यों डेविएट हो जाती है जब एक मीडियम से कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लाइट की स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज, जिस कारण से वो अपने पाथ से क्या हो जाती है डियर, डेविएट हो जाती है। समझे इतनी बात। तो अब लाइट जो है, लाइट, ठीक है, इस बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लाइट एक वेव भी होती है डियर। लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो भी चीज वेव होती है उसके पास क्या होती है, उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पास वेवलेंथ होता है, उसके पास एम्पलीट्यूड होता है। समझ में आई नहीं आई, ये सारी चीजें हमने 9th में डिस्कस की हैं। ठीक है, और किसी वेव की जो वेलोसिटी होती है, किसी वेव की वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी इनटू वेव की वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। समझ में आई बात। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब देखिए जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी तो डियर चेंज हो जाती है, बट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी तो क्या हो जाती है डियर, चेंज, या लाइट की स्पीड तो क्या हो जाती है, चेंज, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब देखिए
लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, v के इक्वल आना चाहिए। बट न्यू फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी हो गया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, तो आंसर है नो। लाइट क्या, कोई भी वेव, अगर साउंड वेव भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। तो किस में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। और वेलोसिटी अगर कम हुई है तो न्यू, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट इस v के इक्वल आए, इसलिए अगर v कम हुआ है तो लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर v इंक्रीज हुआ है तो न्यू इंटू लैम्डा का प्रोडक्ट v आए, इसके लिए इस लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये बात एक बिल्कुल याद कर लीजिए आप, ठीक है, लिखाऊंगा नहीं मैं, आप कहीं अपने दिमाग में लिखिए इस बात को। जब कोई भी वेव एक मीडियम से कहा जाती है दूसरे मीडियम में जाती है, कोई भी वेव हो जब एक मीडियम से कहा जाती है दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है, वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। बट उसकी स्पीड में, वेवलेंथ में, एम्पलीट्यूड में, जितनी भी अदर क्वांटिटी होती है उन सभी में क्या आता है डियर, चेंज आता है। लाइट की या वेव की जो है स्पीड भी चेंज होगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। और लाइट भी एक वेव है, सो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका जो है आपका वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बट क्या चेंज नहीं होगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात इतनी। अब देखिए, सपोज करिए कि पहले मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, लाइट वेव ट्रेवल कर रही थी, वहां उसकी वेलोसिटी थी v1 और उसकी वेवलेंथ थी λ1 और उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या थी डियर, न्यू, ठीक है। अब लाइट रे जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, न्यू वैसा ही बना रहेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए सेकंड मीडियम में जो स्पीड है उसको मैंने बोल दिया v2 और जो वेवलेंथ है उसको बोल दिया λ2। समझ में आई बात इतनी। लाइट की पहले मीडियम में स्पीड है v1, जैसे दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड हो गई v2। पहले मीडियम में जो वेवलेंथ है वह है λ1, जैसे दूसरे मीडियम में लाइट रे गई तो उसकी वेवलेंथ होगी λ2। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे भी डिफाइंड होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये किसके इक्वल भी होता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। या ये किसके इक्वल भी होता है, यही इक्वल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इन सेकंड मीडियम। समझ में आई बात इतनी। और यही एक और चीज स्नेल ने भी बताई थी, क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सेकंड मीडियम में जो स्पीड है उसको कहां लिखना है, अपॉन में लिखना है। सेकंड मीडियम में स्पीड क्या है, v2, तो ये कहां आएगा, अपॉन में आएगा। और फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है वो क्या है, v1, तो वो कहां आएगा, ऊपर आएगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, अगर वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करें तो वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम वो कहां आएगा, अपॉन में आएगा। वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम वो कहां आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये तो सेकंड मीडियम में कौन सा एंगल है, एंगल आर, तो साइन आर कहां आया, अपॉन में, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में एंगल क्या था, आई, तो साइन आई कहां आया, न्यूमरेटर में। तो आपने देखा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे रिलेटेड टर्म कहां आते हैं, अपॉन में।
जहां से लाइट रे आ रही होती है वहां उस मीडियम में जो भी टर्म होते हैं वो कहां आते हैं, न्यूमरेटर में आते हैं। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, या फिर λ1 अपॉन λ2, या फिर sin i अपॉन sin r। और एक और बात याद रखना कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट वेव या फिर कोई भी वेव एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट उसकी वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है और जो स्पीड है, ये सारे जो है आपके जो टर्म है वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कैसे बोलोगे नहीं? अब जो है अगला एक क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं डियर। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, अब देखिए आपने यहां पर क्या फाइंड करना है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो n के तुरंत बाद क्या लिख देना है, g। g मीन्स ग्लास। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो NGA फाइंड करना है आपको। कोई दिक्कत इतना समझने में? और अब देखिए इसका मतलब क्या है कि पहला मीडियम कौन होगा? देखिए पहला मीडियम कौन होगा, इसका मतलब जो है पहला मीडियम होगा एयर और दूसरा मीडियम होगा ग्लास। मतलब कि लाइट रे जो है पहले कहां ट्रेवल कर रही होगी? पहले ट्रेवल कर रही होगी एयर में, उसके बाद कहां गई हुई है? ग्लास में गई है। कोई दिक्कत इतना समझने में? और एयर में जो स्पीड है वो कितनी आपको गिवन है? एयर में स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो ग्लास है, ग्लास में जो स्पीड है वो है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका? ग्लास का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, मुड़ने के बाद रे कहां सिचुएटेड है? मुड़ने के बाद रे सिचुएटेड है ग्लास में, रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास में, और उससे पहले कहां ट्रेवल कर रही थी? एयर में। अब आप जानते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे जिसमें कौन आती है? स्पीड आती है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड कर रहे हैं तो ग्लास में जो स्पीड है उसको कहां लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं तो जो स्पीड है, लाइट की स्पीड जो ग्लास में है वो कहां आएगी? अपॉन में, और स्पीड ऑफ एयर कहां आएगी? वो आएगी न्यूमरेटर में। समझ में आया? NGA इक्वल टू क्या बनेगा? VA अपॉन VG। आपने पढ़ा था ना N21 किसके इक्वल होगा? V1 अपॉन V2। ठीक है, सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है वो कहां आएगी? अपॉन में। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखिए तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इससे पहले आप चाहे लिख लेना कि VA आपको गिवन है, VA है भाई 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और VG भी आप लिख लेना 2.25 नहीं सॉरी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लियो। ठीक है, ये कहां पे लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे गिवन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो ये फिगर भी बना देना, ये ऊपर एयर लिख देना, नीचे क्या लिख देना? ये क्या है? ग्लास है। यहाँ एयर में स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको तुरंत बाद लिखते हैं। और
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं उसमें जो स्पीड होती है वो अपॉन में, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे होते हैं उसमें जो स्पीड होती है वो न्यूमरेटर में। अब वैल्यू पुटअप करिए, ये ऊपर आ गया va क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 8 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10 टू दी पावर 8 से 10 टू दी पावर 8 कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 से 3 कितने टाइम कैंसिल 1.5। यूनिट क्या डियर, तो यूनिट कुछ भी नहीं, देखिए मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ये कितना आया है 1.5 आया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन एक खास बात मैं आपको और बताऊंगा, उसके लिए मैं ये आप याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया 1.5। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं, अब मैंने बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को करते हैं डियर, देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है वो लिख दीजिए। आपको पहला दिया है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको मैंने सिंबल के लिए स्पीड के लिए लिखा v, बेस में लिख दिया डियर w, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये कितना है 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात इतनी। दूसरा क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास vg, ये है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या वाटर। आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि इसके लिए सिंबल क्या बनेगा उसको देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लिखेंगे n, ठीक है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो n के तुरंत बाद g, विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो g के तुरंत बाद w इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कह रहा है तो ग्लास में जो स्पीड है उसको कहां लिखने दे, वहां उसको कहां लिख देना है, अपॉन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये फाइंड करना है। तो अब हमें स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन क्या है, स्पीड है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसको लिखेंगे अपॉन में, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसको कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। आपको याद होगा n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, तो सेकंड मीडियम में जो स्पीड है उसको अपॉन में, और जो फर्स्ट मीडियम में स्पीड है उसको न्यूमरेटर में। यानी कि हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा होगा, देखो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या है, वाटर है, ठीक है, और लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, लाइट रे जा रही है डियर, पहले वाटर में ट्रेवल कर रही थी और वाटर के बाद फिर कहां चली गई, उसके बाद ग्लास में चली गई। वाटर में स्पीड कितनी है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
और ग्लास में स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू VW आपको गिवन है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 से इस 2.25 को कैंसिल कीजिए डियर, तो ये आया NGW इज इक्वल टू 2 1 जा 1 पॉइंट, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1.125। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसकी वैल्यू आई है डियर 1.125। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब देखिए, अब यहां से एक नई कहानी तैयार हो रही है, एक नई भूमिका तैयार हो रही है। वो क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आप पॉज करिएगा और उसके बाद कॉपी में उतारिएगा, ये क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अभी अभी आपने क्या किया? अभी अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया, किसका? ग्लास का। ठीक है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया डियर, किसका? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड किया था और वैल्यू आई थी 1.5। और इस क्वेश्चन में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड किया डियर? ग्लास का ही फाइंड किया। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, और इस बार वैल्यू आई 1.125। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही है। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये एयर के रिस्पेक्ट में है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये वाटर के रिस्पेक्ट में है। अब आपने देखा कि जब आपका, देखिए, आपका सेकंड मीडियम तो कांस्टेंट है। सेकंड मीडियम दोनों बार क्या था? सेकंड मीडियम दोनों बार ग्लास था। पहले वाले केस में भी आपका सेकंड मीडियम ग्लास था। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपका दूसरा मीडियम क्या था? ग्लास था। इसमें भी ग्लास था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में पहला मीडियम एयर था और इसमें पहला मीडियम क्या था? वाटर था। यहाँ वाटर से लाइट रे कहाँ गई थी? ग्लास में, और इस पहले वाले क्वेश्चन में लाइट रे जो है एयर से कहाँ गई थी? ग्लास में। ठीक है, तो आपने देखा कि देखिए, आप दोनों केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किए हैं, लेकिन जब आपका पहला मीडियम क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। देखिए, पहला मीडियम क्या हो रहा है? चेंज। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला मीडियम था एयर, दूसरे क्वेश्चन में आपका पहला मीडियम था वाटर। दूसरा मीडियम दोनों केस में क्या है? सेम। दोनों बार हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला डियर? दोनों क्वेश्चन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाला। पहले क्वेश्चन में एयर के रिस्पेक्ट में, दूसरे क्वेश्चन में वाटर के रिस्पेक्ट में। तो आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जो वैल्यू है वो क्या आई है? डिफर आई है, एक दूसरे से अलग आई है। कब? जब आप क्या चेंज कर देते हैं? जब आप पहला मीडियम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। समझ में आई बात इतनी? यानी कि अगर आप इसी ग्लास में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो किरोसिन ऑयल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? किरोसिन ऑयल। अब आप देखेंगे कि किरोसिन ऑयल में स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किरोसिन ऑयल ये अलग आएगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये कुछ और आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ रहा है? ये अलग आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? आपका पहला मीडियम क्या है। समझ में आई बात इतनी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू डिपेंड कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर? फर्स्ट मीडियम क्या है? फर्स्ट मीडियम एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.125। यानी कि पहला मीडियम चेंज होने के कारण आपका जो है
ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक रिलेटिव क्वांटिटी कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसी क्वांटिटी कहा जाता है डियर, रिलेटिव क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a relative quantity. Refractive index is a relative quantity. Relative मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये डिपेंड करता है आपका उस मीडियम, पहले मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है, पहले मीडियम पर। समझ में आई बात, पहला मीडियम चेंज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आई बात इतनी। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी, देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए साइंटिस्ट को, हम लोगों को जो साइंस का स्टडी करते हैं, हम सबको एक प्रॉब्लम आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद करने में। देखिए ग्लास के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद करने में हम परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम फर्स्ट मीडियम चेंज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, तो आप कितनी सारी वैल्यू याद कर पाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम याद कर लेते हैं किसके बेसिस पे। हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट मीडियम को क्या बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं। फर्स्ट मीडियम को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। बोले तो हम एयर के रिस्पेक्ट में याद करेंगे, ग्लास की भी याद करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। वाटर की भी याद करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। आपका केरोसिन ऑयल की भी याद करेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। डायमंड की भी याद करेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। हर किसी की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। और सबका पहला मीडियम क्या कर देंगे, एयर कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही थी उसको बोला हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नई क्वांटिटी आ गई क्या डियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नई क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ी और वो क्या हुई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, हमने कहा कि कोई भी एक मीडियम ले लीजिए, ये कोई एक मीडियम है, ठीक है, और इससे पहले जो है, जो लाइट है उसको कहां गुजारी है, एयर में गुजारी है। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इस मीडियम की जगह आप चाहो तो ग्लास रखो, वाटर रखो, रॉक सॉल्ट रखो, डायमंड रखो, जो मर्जी चाहे वो रखो, लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। समझ में आई बात इतनी, ठीक है, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो मर्जी चाहे वो मीडियम रखो, पहला मीडियम हम फिक्स कर दिए क्या, एयर। समझ में आई बात इतनी। तो अब लाइट रे एक मीडियम से कहां गई डियर, दूसरे मीडियम में गई। एक मीडियम से कहां गई, दूसरे मीडियम में गई, तो लाइट की स्पीड में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ, absolute refractive index of a medium is the ratio of speed of light in air to the speed of light in the medium। ठीक है, मैंने माना कि लाइट की जो स्पीड है एयर में, क्या बोल दी मैंने, लाइट की स्पीड एयर में बोल दी c, और इसी लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम में कितनी हो गई है, चेंज हो गई है, और वो हो गई है vm। ठीक है, c is the symbol for speed of light in air, c is the symbol of speed of light in air। ठीक है, and vm is the symbol for speed of light in medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, absolute refractive index
ऑफ अ मीडियम इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। इसको डिनोट करने का जो तरीका हमने लिया वो लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, एन से। यहां लिख देता हूं, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से, किसका, ऑफ अ मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब की कहानी है, जब पहला मीडियम हम क्या कर लेते हैं, एयर कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in क्या डियर, मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसके इक्वल आया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको डिनोट करते हैं हम c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इसको डिनोट करते हैं vm से। कोई दिक्कत इतना समझने में, बट यहां पर एक लिटिल बिट चेंज है, वो ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम एयर नहीं भी लिखे रहेंगे तो हम समझ जाएंगे ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये एयर के रिस्पेक्ट में है। मतलब एयर नहीं लिखा है बोले तो एयर क्या है, छुपा हुआ है, एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। मतलब कहानी ये है कि अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपसे पूछता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास के बाद एयर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात इतनी। आपसे पूछता है अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर क्वेश्चन में पूछता है निकालिए, फाइंड कीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि आप फाइंड करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, लेकिन इस एयर को लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे। अगर केवल एन जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो नहीं लिखा है वो क्या है, एयर। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बट ये इस नोटेशन में ए को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे समझ जाएंगे। NW का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात इतनी, कोई दिक्कत इतना समझने में, तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाँ, जो आपको आपकी NCERT किताब है ना, उसमें ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आइस का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का, रॉक सॉल्ट का, डायमंड का, ऐसे बहुत सारे दिए होंगे। तो ये कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे डियर, तो ये जो आपको बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं ये एब्सोल्यूट हैं। ये कौन से हैं डियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत इतना समझने में। ठीक है, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आइस का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन, रॉक सॉल्ट, डायमंड, वैसे इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन आप बता सकते हैं
बताइए ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाइड्रोजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के। CO2 का भी एयर, आइस का भी एयर, वाटर का भी एयर, अल्कोहल का भी एयर, केरोसिन का भी एयर। ये सारे इन सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें दिया होगा सबसे टॉप में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? ये आपको दिया होगा 1.0003। तो जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल रहे हैं, अब ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो ये होता है डियर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब एक्चुअल में होता क्या है कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो एयर होती है, एयर में लाइट की स्पीड होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ ये कहां होती है? ये होती है वैक्यूम में। ठीक है, और 2.98 ये कहां होती है डियर? ये होती है एयर में। समझ में आई बात इतनी? अब देखिए ये 3 और 2.98 में बहुत छोटा सा चेंज है, वो है 0.02 का। तो ये बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, इसलिए हम वैक्यूम में या फिर एयर में, दोनों में लाइट की स्पीड कितना लेते हैं डियर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम एयर में जो लाइट की स्पीड है उसको 2.98 ना लेकर के कितना लेते हैं? ये लेते हैं आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर अवर कैलकुलेशन। क्यों? हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 3 की वजह से इजी हो जाएगी। एयर में भी हम लाइट की स्पीड क्या लेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, तो इसका मतलब वो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यानी कि वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन एयर में कितनी? 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो उसने जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो पहला मीडियम क्या ले लिया? वैक्यूम ले लिया, और वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी की क्या होती है? मेजरमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितना कम होगी, ये कौन बताएगा? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितना कम, उसमें लाइट की स्पीड उतना ही ज्यादा। अब ऑप्टिकल डेंसिटी की मेजरमेंट कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। अगर हम अपने इस चार्ट को देखें तो हमें, चलो एयर को हम इसमें से हटा देते हैं या एयर को भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे कि आपको ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिखाई दे रहा है? आपको सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई दे रहा है डायमंड का। इसका मतलब डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है डियर? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है इस चार्ट में किसका? एयर का। इसका मतलब एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? सबसे कम। डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज्यादा है और एयर का कम है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी? सबसे कम होगी। यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे कम, और यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा। समझ में आई बात इतनी? डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। हमें कैसे पता चला डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो हमें पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? सबसे ज्यादा था। और एयर लाइट की जो स्पीड है वो एयर में, ठीक है, वैक्यूम तो क्या है? वैक्यूम तो जहां कुछ नहीं है वो क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। जहां कुछ नहीं होता
उसे क्या बोलते हैं हम, जहां कोई पार्टिकल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं, पूरा वैकेंट, जहां एयर का कोई भी पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं, किसी भी चीज का कोई भी पार्टिकल नहीं है, उसको बोलते हैं हम वैक्यूम। तो वैक्यूम तो बात अलग ही है, उसकी तो छोड़ो। तो अगर हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी नॉन मटेरियल हैं, ठीक है, और जिनमें से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, जिसमें से कि लाइट क्या हो सकती है, जिसमें लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, तो जितने भी नॉन मटेरियल हैं डियर, इन सारे नॉन मटेरियलों में, ठीक है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसमें लाइट ऑफ स्पीड सबसे कम होगी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम, इसका मतलब इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। कितना, 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम से थोड़ा सा कम, कितना कम, 0.02 कम, इतना ही तो कम है, ठीक है। 2.983 से कितना कम है, 0.02, इतना सा ही अंतर है। एयर में स्पीड क्या होती है, सब नॉन मटेरियल में सबसे ज्यादा, और डायमंड में क्या होती है, सबसे कम। ये आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी था, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये अपना जो है यहां तक क्लियर हो गया है। इतना बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, समझिए, पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए डियर, ठीक है। और क्या कहें इससे ज्यादा, बाकी इतना सब कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दवा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज कर लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग बोर ना हो, परेशान ना हो, एक ही दिन में ढेर सारा कंटेंट ना हो जाए। ओके, थैंक यू डियर।